कर देते हैं, शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है। तो ये हम रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के जो लेक्चर रहेंगे वो ऐसे LR करके, यानी लॉजिकल रीजनिंग का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने इसको अलग नंबरिंग भी कर दी है। टोटल लेक्चर 17 और लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर कभी वीडियोस देखनी होंगी तो दोनों नंबर लिखे रहेंगे। तो LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग। तो जो मैथमेटिक्स के सर आपके तीन, रीजनिंग क्वांट के साथ ही कराएंगे आप या पहले क्वांट का सिलेबस करा के फिर स्टार्ट कराएंगे? नहीं, साथ साथ चलेंगे। ओके सर, ओके। रीजनिंग के इजी चैप्टर्स हैं, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लॉजिकल रीजनिंग, DI और क्वांट, तीन ही सेक्शन होते हैं मैथ्स के। तो ये रीजनिंग का है। क्वांट और थोड़ा बेसिक क्वांट और बेसिक DI तो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम करेंगे अब लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम सीधे चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर चैप्टर का अलग अलग लॉजिक होता है, तो उसमें कोई ऐसा बेस या वो बनाने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी होती है। तो आज के जो है तीन चैप्टर्स है, देखो थोड़ा समझ लो क्या है, आपस में बिल्कुल रिलेटेड है। एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन एंड थर्ड इज ऑड वन आउट। एनालॉजी हम पढ़ते हैं किसमें, कि जिसमें हमें रिलेशनशिप बतानी होती है। सीरीज कंप्लीशन होता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, सीरीज में अब अगला टर्म क्या होगा। ऑड वन आउट का एक और नाम होता है क्लासिफिकेशन। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तीनों में क्या है, तीनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही है। बस यार रीजनिंग के देखो दो पार्ट होते हैं, ये पॉइंट जरा अच्छे से समझ लो। वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसका डिफरेंस पता है किसी को, क्या होता है वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस? व्हाट इज वर्बल रीजनिंग एंड व्हाट कम्स इन नॉन वर्बल रीजनिंग? डिफरेंस कुछ है आइडिया? वर्बल रीजनिंग क्या होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है? सर मैं सर रीजनिंग आई कभी थिंक नहीं एक पढ़ा। तो सर आई थिंक कोई एक नहीं। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं देखकर, मतलब आइडिया हम्म, लगा सकते हैं कि ऐसे हो सकता है वर्बल में। और नॉन वर्बल में शायद हमें कुछ कैलकुलेशंस करके देखनी पड़ती हो। नहीं नहीं, देखो नॉन वर्बल जो होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग जब इन्वॉल्व होगी तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, इमेजेस की फॉर्म में होगा। यानी हो किसी भी चैप्टर का सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग इन्वॉल्व तब होती है जब आपको कुछ गिवन फिगर है और उसके बेस पे कुछ फाइंड करना है। तो वो सारी चीजें जो रीजनिंग की जिसमें इमेज इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल में ये सारे आ जाते हैं कि कोई वर्ड्स की रिलेशन है, कोई नंबर्स की रिलेशन है, कोई वर्ड प्लस नंबर है जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमरिक। तो ये सब सब नॉन वर्बल में आता है। नॉन वर्बल में इमेजेस आती है, उसके अलावा सब कुछ वर्बल में आता है। तो ये जो तीनों चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर वर्बल रीजनिंग में भी आते हैं और नॉन वर्बल में भी आते हैं। यानी सीरीज जो हो सकती है, सीरीज नंबर की भी हो सकती है, सीरीज वर्ड्स की भी हो सकती है, सीरीज लेटर्स की भी हो सकती है, और सीरीज इमेजेस की भी हो सकती है, कि तीन चार इमेजेस दे दी, उसके बाद वाली कौन सी इमेज आएगी। तो ये तीनों चैप्टर आज हम वर्बल मान के चलेंगे, मतलब वर्बल वाला पोर्शन करेंगे, वर्ड नंबर लेटर्स का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नॉन वर्बल पार्ट भी करेंगे। वैसे जामिया और एमयू एंट्रेंस में अभी तक अभी तक ये है कि नॉन वर्बल पार्ट बहुत कम आता है, लेकिन आसान है समझने में, तो हम एक क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तो क्या पता आ ही जाए क्वेश्चन। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसे डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हो
तो फिर एक चीज छोड़ने से क्या फायदा, एक दो क्वेश्चन भी आ गए तो वो ऐसा लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या चीज आ गई। ठीक है, तो 2020 में आए थे क्वेश्चन, नॉन वर्बल वाले भी दे दिए थे जामिया ने, तो हम उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो वर्बल मतलब वर्ड, नंबर, लेटर, इनके बीच में रिलेशन है, और तीन हमारे टॉपिक्स है, रिलेशनशिप या एनालॉजी, देन सीरीज कंप्लीशन, और देन ऑड वन आउट। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका सीरीज से शुरू करते हैं, सीरीज कंप्लीशन से हम करते हैं शुरू, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज पर आते हैं। तो सीरीज में क्या हो सकता है, नंबर सीरीज हो सकती है, लेटर सीरीज हो सकती है, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक किसे कहते हैं, सर अल्फा नंबर्स न्यूमरिक भी हो। होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। हाँ, गुड। तो एक वर्ड अगर कभी आ जाता है, या फिर टाइप्स में हम पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमरिक का मतलब होता है, एक्चुअल में ये मिलके बना है किससे, अल्फाबेट प्लस नंबर्स। तो इसमें यानी लेटर्स भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे। अच्छा, एक चीज छोटा सा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, कि अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बीच का डिफरेंस पता है, ये दोनों सेम है। सर इंग्लिश में टोटल मतलब जितने ABCD को सब एक साथ अल्फाबेट बोलेंगे और इंडिविजुअली हम लेटर बोलेंगे। गुड, बिल्कुल सही। कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें सारे जो लेटर्स यूज होते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, ABCD अप टू XYZ यूज होता है, तो इंडिविजुअली हम इनको कहते हैं लेटर, यानी लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, इस तरीके से। और जब इसका पूरा सेट ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो ये कहलाएगा इंग्लिश अल्फाबेट। यानी हम इस तरीके से बोलते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं ABCD बोलते हैं तो वो लेटर कहलाता है, और जब पूरा सेट है जो लैंग्वेज में पूरे यूज होते हैं इंग्लिश में 26, तो वो फिर इंग्लिश अल्फाबेट है पूरे मिलके। तो नॉर्मली कई जगह इंटरचेंजली यूज कर लेते हैं कि लेटर की जगह अल्फाबेट भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन यही है इनकी, लेटर इंडिविजुअल है और सब मिला के जब पूरे हम ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो हम इसमें करेंगे लेटर सीरीज और ये सब। तो चलो पहले शुरू करते हैं, पहले बल्कि रिलेशनशिप से ही शुरू करते हैं, छोड़ो एनालॉजी से ही करते हैं। एनालॉजी इज रिलेशनशिप, यानी कोई रिलेशनशिप आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, उसके बेस पे आपको आंसर करना है कि क्या होगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से देखो लिखा होगा, कॉबलर इज टू शू, देन व्हाट विल बी द कारपेंटर इज टू व्हाट। ये क्वेश्चन होगा, और ये ऑप्शंस आपको मान लो गिवन है कि वुड, चेयर, सॉ, कारपेंटर, और ले लेते हैं हम रूम, मान लो इस तरीके से लिखा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो साइन है, ये क्या शो करते हैं कि कोई रिलेशन है, यानी जो पहला पार्ट गिवन है इसके बीच में कोई रिलेशन है कॉबलर और शू में, यूजिंग दैट सेम रिलेशन बताना है कि कारपेंटर के साथ किसकी रिलेशन बनेगी। तो इसी रिलेशन को हम कहते हैं एनालॉजी। तो कॉबलर इज टू शू, यानी ये जो रेशो का साइन है, इसका एनालॉजी में मतलब होता है कि ये आपस में रिलेटेड है,
कोई ना कोई रिलेशन है, उसी रिलेशन से हमें बताना है कि कारपेंटर के साथ क्या आएगा। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा। वुड। वुड। रेनुमा क्या आएगा, क्या लग रहा है। सर चेयर। चेयर। नजीर क्या रिलेशन क्या समझी, पहले ये बताओ। यस सर। क्या रिलेशन बनाई, वुड कैसे आया, थोड़ा बताने की कोशिश करो फिर हम समझेंगे क्या आया। नहीं सर, चेयर ही आता, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि कॉबलर शू बनाता है एंड कारपेंटर चेयर टेबल ये सब बनाता है। गुड। यानी सिंपल रिलेशन क्या है कि ये हमारा वर्कमैन है या वर्कर है और ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो कॉबलर का प्रोडक्ट है शू, तो सेम रिलेशन यानी कारपेंटर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्शन में से चेयर। तो एनालॉजी में रिलेशन हमें कैच करना होता है, एग्जैक्ट रिलेशन। अगर देखो इसी क्वेश्चन में मैं दे देता कॉबलर इज टू, हम ले लेते हैं मान लो नाइफ ले लेते हैं, मान लो यूज कर रहा है वो नाइफ कट करने के लिए। देन कारपेंटर इज टू व्हाट, तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन यही है ऊपर वाले चारों। कॉबलर के साथ नाइफ आ रहा है या कॉबलर के साथ आ रहा है शू स्टैंड मान लो, देन कारपेंटर इज टू व्हाट, तब क्या होता आंसर। तो देखो हमें ध्यान किस पे देना है, ध्यान देना है कि रिलेशन क्या है। अब क्या रिलेशन हो गई, कारपेंट कॉबलर और शू स्टैंड में क्या रिलेशन है, ये कॉबलर और नाइफ में क्या रिलेशन है। मतलब सर कॉपलर यूज कर रहा है नाइफ या शू स्टैंड। सर आई थिंक 100 आएगा यहाँ पर। हाँ तो कारपेंटर क्या यूज करता है, यानी ये क्या है, उसके टूल है। हम ये कह सकते हैं कि वर्कर और टूल की रिलेशन है, यानी वर्कर क्या टूल यूज करता है। तो कारपेंटर इन चार ऑप्शन में से क्या यूज करेगा, 100। 100 क्या होती है, आरी, तो आरी से वो लकड़ी काटता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मेन हमें रिलेशन पे हमेशा ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन में कॉबलर के साथ मैं अगर दे दूं कॉबलर इज टू लेदर, देन कारपेंटर इज टू व्हाट, तो क्या हो वुड। जाएगा, तो वुड हो जाएगा। Good. ये क्या है, कॉबलर वर्कर है और लेदर उसका क्या है, रॉ मटेरियल, यानी जिस चीज को यूज करके वो प्रोडक्ट बनाता है। तो कारपेंटर किसको यूज करके बनाता है, वुड। तो बेसिक आइडिया क्या होता है, कौन एनालॉजी में हमेशा ये होता है कि जो भी गिवन दो है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होती है, उस रिलेशन को आपको कैच करना है और उस कैच करके रिलेशन को सेम रिलेशन यूज करनी, बस ये ध्यान रखना रिलेशन सेम रखनी है, आपको बताना है। और एग्जाम्पल करते हैं जल्दी जल्दी। गम इज टू स्टिक, देन नीडल इज टू व्हाट, ऑप्शन इज क्लोथ, prick, टेलर, 4 इज स्टिच। क्या होगा इसमें, जल्दी जल्दी बताने होते हैं, इसमें कोई वो ही नहीं है। स्टिच। स्टिच, गुड, आंसर इज स्टिच। भाई गम किस काम आता है, देखो यहाँ पर उसका यूज है, किस में यूज करते हैं हम, किसी भी चीज को स्टिक करने में। यस सर। नीडल को किस क्या कहाँ यूज किया जाएगा, स्टिच करने में, चीजों सिलाई के लिए सर ये यूज प्रिक होगा। मतलब क्या होता है सर? PRIC के।
प्रिक मतलब होता है चुभोना किसी को, जैसे इंजेक्शन लगता है तो वो प्रिक यूज होता है, प्रिक्ड इंजेक्शन, किसी भी चीज को चुभो देने के काम में आता है प्रिक। निडिल प्रिक करता है, बट प्रिक इज नॉट अ यूज, ये यूज नहीं है। निडिल ही प्रिक करता है, कोई चीज चुभती है ना तो निडिल का काम होता है प्रिक, मतलब प्रिक करती है निडिल। बट यहाँ पर हमारा क्या है, यूज है कि गम से हम क्या कर रहे हैं, स्टिक, तो निडिल से हम क्या करते हैं, स्टिच, इसलिए ये आंसर नहीं है। क्लोथ और टेलर तो होते भी नहीं, वैसे भी कोई रिलेशन नहीं बन रही। तो ये क्लोजली आपको रिलेशन देखनी पड़ती है कि एग्जैक्ट क्या रिलेशन बन रही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। सॉक्स इज टू फीट एज इज टू हैंड्स, आंसर इज ग्लव्स, ग्लव्स। आर्म्स, स्नो, ग्लव्स, फिंगर्स। गुड, ग्लव्स। यहाँ क्या रिलेशन है, देखो इस बार अननोन ये है तो हम रिलेशन इस तरीके से पहनने का, निकाल, हाँ, पहनने कि का, फीट फीट में में सॉक्स हम पहनने। पहनते हैं सॉक्स, तो हैंड्स में क्या पहनेंगे, ग्लव। तो आंसर विल बी ठीक है रहनुमा। यस सर। लेकिन अब देखो, अभी तक जो ज्यादा पैटर्न रहा है वो जामिया एमयू में क्या रहा है कि एनालॉजी में रीजनिंग पे इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में ये चीज दे देते हैं आपको सिनोनिम या एंटोनिम के फॉर्म में। अब पुराने पेपर देखना, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको मिलेंगे यही लॉजिक, यानी इसी तरीके से लिखा होगा, लेकिन वो वर्ड में रिलेशन क्या होगी, लॉजिकल रीजनिंग वाली कोई रिलेशन नहीं है, कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, वो सिंपल क्या है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के बेस पर है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं ले लूं कि सॉफ्ट इज टू हार्ड, ये तो बहुत मतलब सिंपल ले रहा हूँ समझाने के लिए तुम्हें। कोल्ड इज टू वॉट, यहाँ क्या आएगा, तो सॉफ्ट और हार्ड में क्या रिलेशन है, हॉट। हाँ सॉफ्ट, और उसमें क्या अपोजिट। रिलेशन, अपोजिट है अपोजिट्स सर। में, अपोजिट्स आर एंटोनिम्स, अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम इन मीनिंग। तो ये एनालॉजी का या रिलेशन का क्वेश्चन नॉर्मली जो अभी तक जामिया और एएमयू में पैटर्न है वो किस पर बेस्ड आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। तो जो तुम्हें मैम अगर करा रही सिनोनिम एंटोनिम्स तो अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बस आपको वर्ड के वो पता होने चाहिए कि ये सिनोनिम है ये एंटोनिम है, इस तरीके से आपको दिया होगा क्वेश्चन। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, डे इज टू नाइट एज spendthrift is to what? Option A is rich, option B is miser, option C is poor, option D is pauper and option E is money। मान लो 5 ऑप्शन है। अब देखो तुम्हें इतना लॉजिक तो समझ में आ गया कि क्या पूछा गया तुमसे, डे और नाइट में क्या रिलेशन है, अपोजिट। अपोजिट है, यानी एंटोनिम है एक दूसरे के। तो ये जो वर्ड लिखा है इसका एंटोनिम तुम्हें निकालना है। अब तुम्हें यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड पता हो, तुम्हें मीनिंग उसका आता हो कि क्या पूछा है, वरना फिर ऑप्शन को देख के समझ के एलिमिनेट करके देखो क्या आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है इसका आंसर।
से डी होगा शायद। तो देखो कभी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ या ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो सिलेक्शन की जगह दिमाग लगाया करो एलिमिनेशन में। क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, पहले ये सोचो। सर ए और सी एलिमिनेट हो सकता है पहले तो। देखो एक चीज अच्छे से समझो कि भाई तुम्हें बताना क्या है, एंटोनिम है ना। एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है तुम्हें। तो पहला तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अपोजिट होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोई वर्ड है, हमें नहीं पता ये वर्ड है क्या, हम उस वर्ड को भूल जाओ अभी। हम ऑप्शन देख रहे हैं, एक है रिच, एक है पुअर और एक है मनी। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है जो एलिमिनेट हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मनी से तो रिलेटेड कुछ नहीं है, ये पर्सन की बात हो रही है, किसी की कोई रिच है पुअर है ना। तो मनी तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन मैंने लॉजिक लगा के क्या हटा दिया, मनी को हटा दो। अब देखो रिच और पुअर एक दूसरे के अपोजिट है, रिच और पुअर अपोजिट है, तो मैंने अलग अलग मान लिए। ये वर्ड पता है क्या होता है, ऑप्शन बी। देखो इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बहुत काम आती है। एमबीए का एग्जाम दे रहा हो तो इंग्लिश पे जरूर वर्क करो अपने। ये वर्ड क्या है, क्या मतलब है इसका। दिस वर्ड इज माइजर एंड माइजर मीन्स कंजूस। कंजूस के लिए होता है कि जो पैसे उसके पास होते हैं बट वो खर्च नहीं करना चाहता। तो माइजर एक तरीके से रिलेटेड है रिच से, कि पैसे हैं इन दोनों के पास। पुअर जो है वो अलग है बिल्कुल। अब चौथा क्या वर्ड बचा, ऑप्शन डी। दिस इज पॉपर। ये क्या वर्ड है, ये होता है वेरी पुअर। तो ये देखो ये सी और डी एक तरफ आ गए, ए और बी एक तरफ आ गए, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब या तो आंसर ए और बी में से कुछ होगा या फिर सी और डी में से कुछ होगा। यहां तक समझ में आया, सिर्फ अभी लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं। मतलब हम देखो क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि अगर कभी इसी सिचुएशन में आ जाओ कि तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम इतना कर लो कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। तो अब तुम्हारे पास अगर गैस करना है तो या तो ए और बी में से एक ऑप्शन कोई गैस होगा या फिर सी और डी में से। देखो ये जो वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब होता है जो पैसे बहुत ही फिजूल खर्च करता है, मतलब पैसों को खर्च करता है किस तरीके से, इररेस्पॉन्सिबली। तो फिजूल खर्च का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि तुम्हें क्या बताना था, एंटोनिम। तो अपोजिट क्या होगा, माइजर। माइजर। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो एमबीए के जब क्वेश्चन आएंगे स्पेशली एनालॉजी पे, तो वो लॉजिक वाले नहीं आते हैं, नॉर्मली किस पे बेस्ड होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स पर। लॉजिक वाले भी आ जाए तो अच्छी बात है, तुम कर लोगे, लॉजिक तो तुम समझ रहे हो। लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं और सिंपल सीधे सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में होते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 5-6 वर्ड दे दिए और उसके 4 ऑप्शन, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वरना फिर एनालॉजी के फॉर्म में दे देंगे कि पहले दो ही रिलेशन है, या तो सिनोनिम होंगे या एंटोनिम होंगे और फिर तुमसे पूछा जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पे अच्छे से वर्क करो। मैम से भी कहो कि मैम हमें ये सिनोनिम एंटोनिम्स की जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ पीडीएफ या वो प्रोवाइड करती रहेगा।
और उस पर वर्क करो। यस सर, मैम ने ये बहुत प्रोवाइड किया हम। अच्छा करा है, चलो गुड। तो यस इस सर, पे कल ही जरूर किया है। वर्क। अच्छा गुड, चलो अच्छी बात है, लेकिन इस पे वर्क करना तुम, उन्होंने तो कर दिया लेकिन पढ़ना तो तुम्हें है। तो ये सिनोनिम एंटोनिम तुम्हारे अच्छे हैं, तो पूरे 170 में से कम 10 क्वेश्चन तुम्हारे इसी पे मैटर करेंगे, इसी की नॉलेज पे, एटलीस्ट कम से कम। हो सकता है उससे ज्यादा भी करे। 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर सिर्फ इसी पे बेस्ड है, डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम। हो सकता है डायरेक्ट आ जाए वो, और हो सकता है इस एनालॉजी की फॉर्म में दे दे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था एनालॉजी का, जिसमें क्या दे रखे थे हमें, वर्ड्स दे रखे थे। तो वर्ड्स को तो चलो आसान है, डायरेक्ट तुम्हारी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या है, जीके पे भी बेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि अब ये तुम्हारी जीके वीके सब एक ही चैप्टर में टेस्ट हो जाती है, रीजनिंग में यही सबसे अच्छी चीज है, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो। अफगानिस्तान इज टू काबुल एज, इस बार क्या है, दोनों ब्लैंक है, एंड ऑप्शन ए इज चाइना इज टू टोक्यो, ऑप्शन बी इज कैनेडा इज टू टोरंटो, ऑप्शन सी इज क्यूबा इज टू बयामो, एंड ऑप्शन 4 इज बल्गेरिया इज टू सोफिया। अब ये देखो, अब क्या यूज हो गया इसमें, अब तुम्हारी यूज हो गई जीके, यानी ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो रीजनिंग में ये सारे लॉजिक एनालॉजी में तुम्हें मिलेंगे। अब इससे घबराने की बात नहीं है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस का। तो मैं तुम्हें एक दो वेबसाइट के नाम बता दूंगा, जब भी टाइम मिले, मोबाइल है हाथ में, वो वेबसाइट खोलो, चैप्टर डालो एनालॉजी, और उसके क्वेश्चन करते चले जाओ, तो खुद तुम्हें नई नई चीजें मिलती चली जाएंगी। अफगानिस्तान और काबुल में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन तुम्हें अब समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान और काबुल में क्या रिलेशन है? सर ये स्टेट कैपिटल बता रहा है। स्टेट कैपिटल मतलब? कंट्री और कैपिटल? कंट्री और कैपिटल? तो अब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें जो तुम्हें लेना है? तो पहला ऑप्शन ए देखो, चाइना इज टू टोक्यो, क्या चाइना की कैपिटल है टोक्यो? हाँ या नहीं, ये तो बताओ। सर नहीं है। नहीं है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग, गुड। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और टोक्यो किसकी कैपिटल है? टोक्यो कैपिटल है जापान की। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, तो ये तो गलत है पहला ऑप्शन। देखो जब भी फंसोगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ही कुछ आंसर मिल सकता है। कनाडा और टोरंटो? कनाडा की कैपिटल टोरंटो नहीं है, टोरंटो उनका मेन सिटी है, लेकिन कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो ये ऑप्शन भी गया। अब ये देखो, ए बी सी डी थे 4 ऑप्शन, तो ये दो तो कॉमन है, हम बता सकते थे, तो हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, अब सी और डी बच रहा था।
सी और डी थोड़े डिफिकल्ट वर्ड कंट्रीज है, इनका हमें नहीं पता हो सकता है। तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि अगर हमें गैस करना पड़ जाए, मान लो हम चाह रहे हैं कि गैस कर ले, तो गैस तभी करना, अभी से समझ लो ये चीज, जब तुम दो ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर सको। तो यहाँ पर देखो चाइना और कनाडा नॉर्मली फेमस कंट्रीज है, हम सुनते भी है बार बार, तो ये दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन क्यूबा, बल्गेरिया, ये सब अननोन है, ये हमें नहीं पता होता। तो एट बेस्ट अगर हम कर सकते थे तो फिर यहाँ पर आके ऑप्शन एलिमिनेशन पे आके दो ऑप्शन बचे थे, गैस कर सकते थे। वरना अगर किसी की अच्छी ज्योग्राफी है और उसे पता ही है तो वो बता सकता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। बल्गेरिया की कैपिटल है सोफिया। क्लियर? तो ये चीज रीजनिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, खासकर ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, जीके का आ सकता है, साइंस का कुछ भी डाल सकते हैं हम, किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो ये है जब हमने क्या करा, वर्ड को रिलेट किया। बेसिकली हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि रिलेशन वही होनी चाहिए जो कि यूज की है, उसी के बेस पे आंसर करना है, रिलेशन चेंज नहीं होगी। जैसे कैपिटल है तो फिर कैपिटल ही लेना है हमें। अब देखो यही चीज एनालॉजी हो सकती है नंबर्स में। अब की बार वर्ड्स की जगह क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे। जैसे 25:36 एज 49:what। अब क्या आएगा, 61, 63, 65, या फिर 60। क्या आंसर हो सकता है? 60। 60। गुड, दिस इज द आंसर, 60। क्या रिलेशन है 25 और 36 में? से इवन 25 और में 11 ऐड किए तो 36 आया, 49 में 11 ऐड करेंगे तो 60 आएगा। गुड। देखो सबसे पहली जो रिलेशन हमें समझ में आएगी वो ये आएगी कि ये 5 का स्क्वायर है और ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। 25, 36, देखो स्क्वायर्स याद कर लो, यहाँ भी काम आएंगे। 5 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर में क्या रिलेशन थी कि अगर कोई नंबर है n का स्क्वायर कर रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, +1 करके स्क्वायर कर रहा है। तो 7 के साथ किसका स्क्वायर बनता है, 8 का। तो 8 स्क्वायर इज 64, लेकिन 64 ऑप्शन में नहीं है। तो देखो रीजनिंग में कभी कभी ये सिचुएशन भी आती है कि हम क्या करते हैं, कोई लॉजिक हमने लगाया और हमें लग भी रहा है कि अरे बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हुआ, वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि बार बार चेक करें कि अरे हमारा लॉजिक तो सही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा 64। तो आप क्या करो, सीधे फिर स्विच कर जाओ कि अच्छा ये लॉजिक वर्क नहीं कर रहा तो कुछ और लॉजिक हो सकता है। रीजनिंग में 2-3 लॉजिक भी एक ही क्वेश्चन में लग सकते हैं। तो दूसरा लॉजिक जो तुमने बताया वो यही है कि देखो 25 में अगर 11 ऐड कर दे तो 36 आएगा, 49 में अगर 11 ऐड कर दे तो क्या आ रहा है, 60, और 60 ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है। तो 60 इज अवर आंसर। याद रहेगी ये चीज कि कभी कभी लॉजिक में क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई आंसर ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा, जबकि हमें लगेगा लॉजिक तो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर हम बात करें 5 स्क्वायर और ये 6, यानी अगले नंबर का स्क्वायर है,
तो 7 स्क्वायर के बाद 8 स्क्वायर होने चाहिए था आंसर, यानी 64, बट 64 ऑप्शन में नहीं है। तो वहां पर फिर टाइम वेस्ट नहीं करना कि बार बार देखेगी क्यों नहीं आ रहा है 64। उससे बेटर है कि आप दूसरा लॉजिक कोई फाइंड करने की कोशिश करो। क्लियर? यहाँ आ गया आंसर 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 27 is to 51 as 83 is to what? Option A is 102, option B is 117, option C is 123, option D is 138। 117। 117। क्या लॉजिक लगा? वही सर, 27 में ऐड। एडिशन का लॉजिक लगा है। चलो 24 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, इसमें अगर 24 ऐड कर दें तो 107 आ रहा है। 117 नहीं, 107 आ रहा है। यानी ये लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, यानी अब कुछ और लॉजिक सोचो। क्या और लॉजिक हो सकता है? देखो इसमें जो हम करेंगे ना लॉजिक, हम देखो लॉजिक की एक वो बना लेते हैं सीक्वेंस। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से आंसर आ जाए। ये जरा पॉइंट समझ लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये सब आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है। लॉजिक तो आप समझ जाओगे कि क्या है, तो कब कौन सा लॉजिक लगाना है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन से चेक करेंगे। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो कहाँ लगेगा, जब नंबर्स क्या हो रहा हो, बहुत स्लोली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन से लॉजिक नहीं आता तो फिर हम किस पे आते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड पर। अगर उससे बात नहीं बनती तब हम आते हैं स्क्वायर्स या क्यूब्स पर, और स्क्वायर क्यूब भी नहीं बनती तो फिर हम आ जाते हैं कि ये तो कोई स्पेशल केस हो सकता है। तो देखो एडिशन वाला, क्योंकि 27 से 51 बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं होगी, तो हमने एडिशन का लॉजिक लगाया। सही लॉजिक लगाया था तुमने कि तुम एडिशन से गए, लेकिन आंसर नहीं आया, तो ये तो वर्क नहीं कर रहा। अगर वो वर्क नहीं करता तो फिर हम आते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो देखो 27 और 51 में क्या रिलेशन है, अगर 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 54। 54 में से 3 माइनस कर दो, यानी अगर कोई नंबर n है उसको कैसे रिलेट किया है, 2n-3 करके। यही लॉजिक अगर मैं 83 के साथ लगाऊं तो 83 का अगर मैं डबल करूं तो हो जाएगा 166, और उसमें से 3 माइनस करूं तो हो जाएगा 163। लेकिन 163 भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये वाला स्टेप भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो फिर अब हमें आना है कि कहीं स्क्वायर या क्यूब की तो कोई रिलेशन नहीं है। 27 किसी के स्क्वायर के पास है क्या, 51 और 27 किन्हीं स्क्वायर्स के पास में है, ये देखो, ये चेक करो। 27 और 51, देखो 27 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 25। 51 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है,
49। नेक्स्ट क्या दिया रखा था 83। 83 से एक पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 81। याद है स्क्वायर्स या भूल गए अब? स्क्वायर्स याद कर लो, फिर से मैं कह रहा हूं बहुत काम आएंगे। 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स, 1 से लेके 20 तक। तो क्या रिलेशन बन रही है इसमें? देखो ये नंबर्स है, इन नंबर से दो दो नंबर पहले क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई लॉजिक आया? समझ में नहीं आया अभी इतने हिंट के बाद? 83 के सर साथ 2/8 क्या है स्क्वायर रूट्स में? क्या आंसर हो सकता है? आंसर निकाल लोगे अभी या फिर और आगे बताना पड़ेगा? देखो नंबर है 27 और 51 को आपस में रिलेट करना है तुम्हें, तो डायरेक्ट तो रिलेट हो नहीं रही है। प्लस 24 भी करके देख लिया, वो भी वर्क नहीं कर रहा। 27 का डबल किया 54 और 3 माइनस करके देख लिया, तो ये लॉजिक भी वर्क नहीं कर रहा। प्लस 24 वाला लॉजिक भी वर्क नहीं कर रहा। तो ये हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 2 दोनों वर्क नहीं कर रहा है। अब हम आ गए स्टेप 3 पर, स्क्वायर्स और क्यूब। तो हमें स्क्वायर समझ में आ रहा है, 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 2 सर 123 will और be the answer. 51। यस, गुड, 123 इज द आंसर। 51 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस 2। तो क्या रिलेशन बनी कि जिस नंबर का स्क्वायर प्लस 2 है उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर करो और उसमें 2 ऐड कर दो। यानी जो 83 है, 83 इज 9 स्क्वायर प्लस 2। तो अगला जो इसके साथ रिलेशन बन रही है वो नंबर क्या होगा, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 का स्क्वायर करो और प्लस 2, यानी 121 प्लस 2 यानी कि 123। तो हमार आंसर इज 123। नजीर, सर हमने यहाँ पर ऑड नंबर्स लिए हैं, जैसे 5 भी ऑड है, 5 के बाद 7 ऑड आता है, उसके बाद 11 ही ऑड 9 ऑड आता है, देन नहीं 11 ऑड नंबर आएगा। हमने नहीं लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है ये तीनों चीजें। 3 नंबर्स तो गिवन थे ना। तो 27 को मैं 5 स्क्वायर प्लस 2 ही लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर या 6 स्क्वायर के साथ नहीं लिख सकता। 51 को 7 स्क्वायर प्लस 2। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था आपको। हमने तो ये देख के ये रिलेशन लगाई कि जिसका भी स्क्वायर है उसमें प्लस 2 करके स्क्वायर कर दो और फिर उसमें ऐड कर दो 2। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ गया, तो 9 में 2 ऐड किया तो वह 11 स्क्वायर बन गया। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता था। हमें लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या है कि जिस नंबर का स्क्वायर प्लस 2 कर रहा है उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर करो और प्लस 2 कर दो। अगर यहाँ 83 की जगह होता 66, तो फिर क्या आंसर होता? 66 को हम क्या लिखते, 8 स्क्वायर प्लस 2 में 64 प्लस 2 66। तो अगला जो नंबर आता उसमें क्या करते हैं हम, 8 के अंदर कितना ऐड कर देते हैं 2। तो 8 प्लस 2 हो जाता 10, 10 स्क्वायर प्लस 2। तो 10 स्क्वायर इज 100 और प्लस 2 102। तो फिर आंसर हो जाता 102। नजीर, समझ गए लॉजिक? यस सर। ठीक है, तो ये है नंबर्स का और वर्ड्स का हमारा एनालॉजी रिलेशन। अब देखो इसमें क्या हो सकता है। सर इस पे एक दो और एग्जांपल।
दे देते। चलो अभी देंगे, अभी तो नंबर आ रहे हैं काफी, तो नंबर्स 2-3 क्लास हमारी इसी पे ही चलनी है। अब देखो ये तो हो गई एनालॉजी की बात, अभी लेटर सीरीज नहीं कर रहा, लेटर सीरीज हम कल करेंगे, अभी सिर्फ नंबर्स पे आज फोकस कर रहे हैं मेन। अब देखो यही चीज बेस हो जाती है किस तरीके से, सीरीज कंप्लीशन में सेम लॉजिक वर्क करता है कि आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। चलो इसी क्वेश्चन से कर लेते हैं। मान लो सीरीज दे रखी है तुम्हें 27, 51, 83, 123, नेक्स्ट क्या आएगा? यही लॉजिक बन गया सीरीज से, तो क्या आंसर आएगा इसमें, यहां पर कौन सा नंबर आएगा? अब ऑप्शन ए है 170, ऑप्शन बी है 171, ऑप्शन सी है 172, ऑप्शन डी है 173। बताओ क्या आएगा आंसर, इसी लॉजिक पे बेस्ड है। 171। पिछला क्वेश्चन एनालॉजी करके पूछा था, ये सीरीज कंप्लीशन करके पूछ लिया। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 27 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 2 है, 51 क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 2 है, 83 क्या है, 9 स्क्वायर प्लस 2 है, 123 क्या है, 11 स्क्वायर प्लस 2 है। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या होगा नजीर, क्या लॉजिक आना चाहिए? 13, 13 प्लस 2। 13 स्क्वायर प्लस 2। यस सर। 13 square is 169 plus 2 171. This is answer. ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या करा, पिछले वाले में ही पिछला क्वेश्चन एनालॉजी की बेस पे दे दिया, ये क्या करा सीरीज कंप्लीशन पे दे दिया। तो इसीलिए ये मैंने तीनों चैप्टर एक साथ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि तीनों का लॉजिक एक ही है, चाहे उसे सीरीज बना के दे दो, एनालॉजी करके दे दो, या फिर ऑड वन आउट कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है, ऐसे करके दे दो। मान लो ये एग्जाम्पल है 126, 113, 102, 95, 90, एक ब्लैंक है, देन 85। तो क्या आएगा यहाँ पर, 86, 87, 88, 89। तो देखो सीरीज में क्या हो रहा है, नंबर कम होते चले जा रहे हैं। तो पहला दिमाग लगाओ, एडिशन तो होगा नहीं, नंबर छोटे हो रहा है। देखो सब्ट्रैक्शन से कोई लॉजिक बन रहा है, सब्ट्रैक्शन से नहीं बनेगा तो फिर डिवीजन से देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से तो नंबर बड़े होते हैं, डिवीजन से ये नहीं बनता, तब हम आते हैं स्क्वायर्स क्यूब्स पे, और वो भी नहीं होता तो फिर स्पेशल केसेस होते हैं, वो तो अलग होते हैं। तो यहाँ नंबर छोटे हो रहे हैं, तो यानी सब्ट्रैक्शन देखो, क्योंकि नंबर सब्ट्रैक्शन जब हम करते जाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर क्लोज रहेंगे आसपास। डिवीजन करेंगे तो नंबर जल्दी जल्दी कम होते हैं। तो ये देखने से केस लग रहा है सब्ट्रैक्शन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अब बताओ क्या हो सकता है इसमें। क्या है, कुछ आ रहा है समझ में? भाई 126 से 113 कैसे आया, कितना सब्ट्रैक्ट किया हमने? हाफ। हाफ। 126 से 113, 126 से 113।
13 ऐड सर सर सब्ट्रैक्ट किया। सर आई थिंक हम प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है इधर 13 11 13 11 देन 11 के बाद 7 7 गुड 7 के बाद 5 5। अब क्या होगा? तो अब तुम्हें 2 पैटर्न पहचानना था। गुड। 88 यस सर। देखो अगर इस तरीके की सीरीज होती -13 11 17 -9, सॉरी यहाँ -9 होता, -7, तो हम कह सकते थे कि ऑड ऑड नंबर माइनस करते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके की सीरीज होती फिर 13 11 9 7 5 3 1, ये हो जाती ऑड नंबर की सीरीज। ठीक है, तो ये तो अगर ऑड नंबर की होती तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन थोड़ा एमबीए में क्योंकि एक लेवल ऊपर ही आता है तो सीरीज उसने चेंज कर दी। क्या करा? -13 -11 के बाद 7 कर दिया। अब ये कंफ्यूज करने वाला है कि 11 के बाद 7 कैसे आ गया, देन 5, अब क्या आएगा? तो यही हमें पहचानना था, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स माइनस करते चल रहे हैं। तो 13 के बाद प्राइम नंबर है 11, 11 के बाद है 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा? 5 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 3। तो यानी 90 में से क्या माइनस होगा? 3, तो यहाँ पर आएगा 87। और वो सीरीज देखो कंटिन्यू रहेगी, अगर बीच में भी कभी कुछ टर्म पूछा है तो सीरीज कंटिन्यू रहती है। तो -3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 2 2। तो देखो 87 -2 85, तो सीरीज हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। देखो 87 इज सही आंसर। क्लियर? तो ये इस तरीके के सीरीज में रिलेशन करने होते हैं। अब इसमें लास्ट वाला टॉपिक भी साथ साथ समझ ही लेते हैं। लास्ट वन इज ऑड वन आउट। ये कुछ बुक्स में आप देखोगे रीजनिंग के, तो ये क्लासिफिकेशन के नाम से होता है चैप्टर। तो हमें इसमें बताना होता है ऑड वन मतलब डिफरेंट कौन सा है, जो भी नंबर्स गिवन है उसमें डिफरेंट कौन सा है। तो सीरीज हमें देखो दे रखी है 16 124 36 343 64 729 और 100। इसमें से बताओ ऑड वन आउट। ऑड वन आउट भी आ जाता है, कभी कभी रॉन्ग टर्म भी आ जाता है, इसमें से कौन सा है? ऑड वन मतलब डिफरेंट, यानी इस पूरी सीरीज में कोई लॉजिक लग रहा होगा, एक कोई नंबर ऐसा है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज 124, ऑप्शन बी इज 343, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन 4 729। कौन सा होगा इसमें से? से 124 124 ठीक लग रहा है। नजीर कुछ आ रहा है समझ में? क्या हो सकता है? देखो नंबर अगर सीरीज के फॉर्म में देखें तो कहीं बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसे सीरीज में दिखे कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये दो सीरीज एक साथ दी होती है।
यानी एक सीरीज में ये नंबर आपस में रिलेटेड होंगे और दूसरी सीरीज में ये नंबर आपस में रिलेटेड होंगे। तो यहाँ दो सीरीज बन रही होती है। जब भी ऐसे रैंडम से दिखे ना कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है नंबर, तो कभी कभी सीरीज को हम कंबाइन भी कर देते हैं कि दो सीरीज को मिला के दे देते हैं। लेकिन दूसरी चीज, आपको ये नंबर्स आसानी से तब समझ में आ जाएंगे जब आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे। तो आपको 16 देखते ही समझ में आएगा 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। यानी एक सीरीज किसकी है, स्क्वायर्स की। और ये जो नंबर्स है 124 तो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। 343 क्या है, 343 343 किसी का ये स्क्वायर या 7 6 क्यूब का का क्यूब क्यूब है। 7 है। 7 729 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब है। तो यानी हमें ये दो नंबर से पता चल गया, यानी एक स्क्वायर की सीरीज बननी थी, एक क्यूब की बननी थी। तो यहाँ पर क्या आना था, 124 की जगह क्या होना चाहिए था, 125। 125। तो यही जो 124 है, दिस इज अवर द ऑड मैन आउट, या डिफरेंट टर्म या रॉन्ग टर्म। तो ऑड वन आउट, रॉन्ग टर्म, ये चीज होती है, इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये तीनों आपस में लॉजिक है, एनालॉजी, रिलेशनशिप, सीरीज कंप्लीशन। तो आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, और ऑड वन आउट, जो भी नंबर गिवन है उसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद कर लो, नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे। स्क्वायर क्यूब याद है तो कि अच्छा ये तो स्क्वायर या क्यूब का कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये तीन हमारे टॉपिक है बेस्ड ऑन, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स पर। अब ले लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लेटर का भी बेसिक कर ही लेते हैं एक साथ। आज बेसिक बेसिक समझ लेते हैं, कल की क्लास में तुम भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। मैं तुम्हें बता देता हूँ वेबसाइट वगैरह, और कल हम डिस्कस करेंगे और एडवांस क्वेश्चन। देखो लेटर के लिए अब एक चीज समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे के चैप्टर में भी यूज करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं लेटर्स, 26। 26। 26। ए से लेके शुरू होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये होते हैं। अगर मैं इनके नंबर लिखना चाहूँ, देखो तो ए के लिए 1 लिख सकता हूँ, बी के लिए 2, सी के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये कहलाती है इनकी फॉरवर्ड पोजीशन। इनको फॉरवर्ड पोजीशन में अगर मैं लेटर की पोजीशन लिख दूं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ए 1 प्लेस पे आता है, बी सेकंड पर आता है, सी 3 पर, ऐसे वाई 25 पर, और जेड 26 पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनकी बैकवर्ड पोजीशन भी यूज हो सकती है।
अगर मैं इन्हीं लेटर्स की बैकवर्ड पोजीशन लिखना चाहूं तो z कितना हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2, x 3, इस तरीके से। तो ऐसे बैकवर्ड पोजीशन भी लिखी जा सकती है इनकी लेटर्स की। ये अभी हम आगे जब लेटर सीरीज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो लेटर की हम दो तरीके से पोजीशन लिख सकते हैं, उनकी फॉरवर्ड पोजीशन और उनकी बैकवर्ड पोजीशन। एक चीज जो समझने की है वो ये देखो कि किसी भी लेटर की अगर फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन का सम करूं तो कितना आएगा। किसी भी लेटर का, कोई भी लेटर उठा लो, मान लो के ले लो, के की फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन। ट्वेंटी सेवन 27। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। किसी भी लेटर का अगर हमें पोजीशन यूज करनी है, अभी आगे करेंगे, अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी ये यूज होगा कॉन्सेप्ट। तो इस चीज को अभी यहीं समझ लेते हैं कि हमने क्या करा है। लेटर लिखे ए से लेके जेड तक, उनकी फॉरवर्ड पोजीशन लिख दी 1 2 3 4, तो जेड तक 26 पे आ गए। लेकिन हमने कहा कि बैकवर्ड भी तो लिख सकते हैं। अगर हम जेड को 1 मान ले तो उल्टा नंबर दे दिया तो 8 26 हो गया। लेकिन हमने एक रिलेशन ये देखी कि किसी भी लेटर की अगर फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन का सम करूं तो हमेशा कितना आएगा 27। 27 यानी किसी की अगर फॉरवर्ड पोजीशन मुझे पता है तो मैं उस 27 में से माइनस कर दूं तो बैकवर्ड पोजीशन पता चल जाएगी। किसी की बैकवर्ड पोजीशन पता है, उसे 27 में से माइनस कर दूं तो फॉरवर्ड पोजीशन पता चल जाएगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन प्लस बैकवर्ड पोजीशन इज इक्वल टू 27। अब मान लो मुझे जे की पोजीशन लिखनी है या के की पोजीशन लिखनी है, फॉरवर्ड पोजीशन। तो एक तरीका तो ये है कि पहले पूरी एबीसीडी लिखूं मैं। तो ये तो बार बार बड़ा हेक्टिक हो जाएगा कि बार बार एबीसीडी लिखनी पड़ रही। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है। एक शॉर्टकट है दैट इज नोन एज इजॉर्टी रूल, EJOTY। इजॉर्टी में हम इनकी देखो 5 के मल्टीपल की पोजीशन लिख लेते हैं, 5 10 20 25। यानी हमने वो लेटर लिख लिए जो 5 के मल्टीपल्स पे है। तो वो लेटर कौन से है? EJOTY। तो हम इस शॉर्टकट को कहते हैं इजॉर्टी रूल। अब जैसे मुझे के की पोजीशन निकालनी है तो मुझे के पता है, के किसके बाद आता है? जे के। तो जे की पोजीशन क्या है? 10, तो के की क्या हो जाएगी? 11। जैसे मुझे निकालनी एस की, तो मुझे पता है एस के बाद क्या आता है? टी। टी की है 20, तो एस की कितनी हो जाएगी पोजीशन? 19। तो इस शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लेटर की फॉरवर्ड पोजीशन निकाल सकते हैं। और फॉरवर्ड पोजीशन आ जाएगी तो 27 में से माइनस करेंगे तो बैकवर्ड भी आ जाएगी। यानी हमें बार बार ए से लेके जेड तक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बार बार यूज करना है तो लिख भी सकते हो ए से जेड तक, लेकिन किसी एक दो लेटर की चाहिए एकदम से तो फिर हम इस शॉर्टकट से निकाल लेते। तो लेटर की पोजीशन तो निकाल लोगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस सर। अब देखो लेटर सीरीज कैसे दी होती। मान लो तुम्हें दे रखा है DG
J M P, अब क्या आएगा ये बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए इज Q, ऑप्शन बी इज R, ऑप्शन सी इज S, ऑप्शन डी इज T। ये होती है लेटर सीरीज। लेटर में बताना है क्या आएगा यहाँ पर। R, ऑप्शन बी। B, रेनुमा ऑप्शन बी आ रहा है। कैसे किया क्वेश्चन सर एस आएगा ना, आई थिंक। देख लेते हैं भाई। देखो अब ये तो देखो तुम्हें दो तरीके हैं देखो इसे करने के। टी, ओके। देखो इसे दो तरीके, या तो आप मेंटली रिलेशन बना लो कि अच्छा डी के बाद क्या आ रहा है E F G, तो बीच में दो लेटर स्किप किए, यानी हम कह सकते हैं +3। जी के बाद HI J, तो फिर से 3। फिर जे के बाद KLM, दो लेटर स्किप कर रहे हैं यानी थर्ड लेटर लिख रहे हैं। एम के बाद NOP, यानी फिर से 3। तो हमें रूल समझ में आ गया क्या करना है, थर्ड लेटर लिखना है यानी। तो P के बाद QRS, यानी यहाँ पर क्या आएगा लेटर S आना चाहिए। +3 का रूल है सिंपल। मतलब सीरीज किस तरीके से बनी हुई है कि एक लेटर है उसके बाद दो स्किप किए फिर थर्ड लेटर। तो यहाँ डी के बाद क्या स्किप किया हमने ई और एफ, फिर जी आ गया, फिर एच और आई जे आ गया, फिर के और एल एम आ गया, फिर एन और ओ पी आ गया, फिर क्यू और आर स्किप किया तो एस। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज आंसर एस। क्योंकि ये चीज मेंटली भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेंटली तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, इनके नंबर्स लिख लो, फॉरवर्ड पोजीशन लिख लो इनकी। अब जैसे तुम फॉरवर्ड पोजीशन लिखोगे तुम्हें आसानी से समझ में आने लगेगा। डी का मतलब क्या है देखो 4, जी का मतलब है 7, जे का मतलब है 10, एम का मतलब है 13, पी का मतलब है 16। अब ये लेटर्स की जगह क्या आ गए तुम्हारे पास, नंबर्स आ गए। 4, 7, 10, 13, 16। अब मैं तुमसे पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो अब नंबर को देख के ना तो दिमाग एकदम ज्यादा तेज चलता है। अच्छा 4, 7, 10, 13, 16, तो ये समझ में आ रहा है क्या है, +3, +3, +3, +3। नेक्स्ट क्या होगा, +3 में होगा 19। तो 19 पोजीशन पे देख लो कौन सा लेटर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19 पोजीशन पर जो लेटर मिल रहा है हमें दैट इज एस। तो आंसर क्या हो जाएगा एस। तो ये लेटर सीरीज को कन्वर्ट करने में ये लॉजिक काम आता है जो हमने किया ना कि ए को 1 माना, बी को 2, सी को 3। तो ये लेटर वाली सीरीज या एनालॉजी में या ऑड वन आउट में हम इस लॉजिक को लगा सकते हैं। और इसी लॉजिक पे बेस्ड जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब इनके बाद जो हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा। तो ये समझ गए, लेटर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स में। वो नंबर्स क्या होंगे, या तो उनकी फॉरवर्ड पोजीशन होगी या फिर उनकी बैकवर्ड पोजीशन होगी। 90% केसेस में क्या होता है, फॉरवर्ड पोजीशन ही इन्वॉल्व होती है। कोई बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बना दे तब हो सकता है कि बैकवर्ड करनी पड़ जाए, वरना फिर हम फॉरवर्ड ही लेते हैं। तो ये आ रहा है समझ में, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज करेंगे हम, लेटर सीरीज को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो
तुम्हें दिया ये A B D H, अब क्या आएगा? ऑप्शन ए इज L, ऑप्शन बी इज N, ऑप्शन सी इज R, ऑप्शन डी इज P। ये है। क्या होगा? क्या आंसर हो सकता है? देखो, अगर लेटर में समझ में नहीं आए कभी भी तो फौरन डी, उन्हें नंबर में कन्वर्ट कर लो। शायद डी होगा सर। यस, डी इज द आंसर। सर सही वही है। मैंने किया, लेटर में कन्वर्ट, ये डबल हो रहा है डायरेक्ट। देखो, अगर सीधे लेटर में तुम रिलेशन बना सकते हो माइंड में तो अच्छी बात है, आंसर फास्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो फिर बार बार कंफ्यूज होने, टाइम वेस्ट करने से अच्छा उन्हें कन्वर्ट कर लो नंबर्स में। तो नंबर्स में देखो, अब हमें सबको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ए हमें पता है पहले नंबर पे ही आता है, 1 है। बी हमें पता है दूसरे नंबर पे आता है। डी हमें पता है चौथे नंबर पे, ABCD। एच हमें नहीं पता, तो एच के लिए हम रूल यूज कर सकते हैं इजॉर्टी का। एच किसके क्लोज होता है? ठीक है। तो हम इसे भी निकाल सकते हैं। देखो, FGH, तो ये 5 है तो 6 7 8, तो H क्या हो जाएगा? 8। यानी ये सीरीज बन रही। अब बताओ अगला कौन सा होगा? तो देखो, नंबर देखते ही हमें समझ में आ रहा है, अच्छा ये तो डबल हो रहा है सीधे। 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो नेक्स्ट क्या होगा? 16। यानी यहाँ पर जो लेटर आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी? 16। तो 16 के लिए फिर से इजॉर्टी रूल लगा देते हैं। देखो, O इज 15, O इज 15, तो O 15 है तो O के बाद क्या आता है? P इज विल बी 16। तो यहाँ पर जो लेटर आएगा दैट विल बी P। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये लेटर सीरीज जब भी होती है, अगर हमें देख के समझ में आ जाए प्लस माइनस ये हो रहा तो अलग बात है, वरना हम फिर नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। BDGKP, नेक्स्ट इज व्हाट? SVWX। बताओ जल्दी क्या होगा? सर वी होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। बी। आसिफ और नजीर बताओ क्या आएगा?
देखो नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करो, कन्वर्ट कर लो। B is 2, D is 4, जी की क्या पोजीशन है, कहीं भी फंसो तो ये रूल है ही हमारा। अगर 2-3 क्वेश्चन इसी पे आ गए तो अच्छा है, A से Z तक लिख लो, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं। बी सर, ऑप्शन बी। यस, बी इज आंसर। तो जी कहां पर आएगा, ई एफ जी, ई एफ जी। देन के कहां पर आएगा, जे के, 11। ओ 11। यस, जे के बाद के आएगा, उसके बाद क्या है, पी का है, ओ के बाद पी, तो ओ 15 है तो पी कितनी हो गई, 16। सॉरी तो सर। ये सीरीज बन गई। अब सीरीज देखो क्या है, 2 + 2 +3 +4 +5। तो अब क्या होगा, क्या पैटर्न बनना है, +2 +3 +4 +5। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, +6। तो 16 + 6 क्या हो जाएगा, 22। 22 पे कौन सा लेटर आएगा, तो देखो टी के क्लोज है, टी इज 20, यू वी, तो 22 इज वी। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दिस वन। तो ये हमारे लेटर की सीरीज है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, आज सिर्फ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इन्हें। तो जब भी कहीं लेटर सीरीज में फंसो तो क्या करो, उनको कन्वर्ट कर लो नंबर्स में। नंबर्स में। नंबर्स फिर भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे देंगे आराम से। ठीक, तो ये सारे नंबर्स और वर्ड के थे। अब एक क्वेश्चन आ जाते हैं, एनालॉजी पर बेस्ड है। बी, सॉरी, बी डी ई जी लेटर सीरीज है, 4 लेटर एक साथ लिखे हुए हैं और उसको फ्रेम कर दिया हमने एनालॉजी में कि दिस इज रिलेटेड टू दिस इन द सेम वे एच के एम ओ इज रिलेटेड टू वॉट। इसका किससे रिलेशन बनेगा, आंसर इज ए आई एल एन पी जे एम ओ पी जे एम ओ क्यू जे एन ओ क्यू। तो देखो जब इस तरीके के होते हैं तो ये आपस में रिलेट होते हैं, यानी इसका पहला लेटर बी और डी रिलेट होंगे, सेकंड डी और एफ रिलेट होंगे, थर्ड में ई और जी रिलेट होंगे, लास्ट ये रिलेट होंगे। सेम रिलेशन यूज करनी होगी हमें, सेम रिलेशन। तो हमें बताना होगा कि ये कैसे जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी ई जी इज रिलेटेड टू डी एफ जी आई। सेम लॉजिक यूज करना है हमें, बताना है एच के एम ओ क्या रिलेट होगा। तो क्या रिलेशन बन रही बी और डी में, बी और डी कहाँ अल्फाबेट सीरीज में कहां पर आता है बी और उसके बाद डी, क्या रिलेशन है दोनों में, डबल हो रहा है सर, बी बी आता है और 2 एफ। पे है। तो डबल भी कह सकते हैं या फिर +2 भी कह सकते हैं। +2 इसलिए लिखा मैंने, जब तुम डी और एफ को रिलेट करोगे तब भी सेम रिलेशन है। ई और जी, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी, यानी 2 का डिफरेंस।
देन जी के बाद एच के बाद I+2। यानी क्या रिलेशन है कि जो पहले जो हमें लेटर की सीरीज है उन सब में क्या करो +2 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। तो सेम लॉजिक लगाना है, यानी हमें एच के एमओ में भी क्या करना है, हर एक JMOQ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस, हमें सब में +2 कर देना है। एच के बाद IJ, तो जे तो 3 ऑप्शन में एक कम हुआ, अभी और आगे जाना पड़ेगा। के के बाद LM, एक और ऑप्शन कम हो गया। M के बाद 2MNO, O तो है ही, तो लास्ट तक ही करना पड़ेगा ये तो। PQ, सो दिस इज अवर आंसर। तो लेटर सीरीज को हम ऐसे एनालॉजी में भी बना सकते हैं। है सब आपस में, यही उनकी पोजीशन में नॉर्मली उनकी क्या होती है, फॉरवर्ड पोजीशन ही आपस में रिलेट करनी होती। तो यहाँ हमें यहाँ पर उनकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम लिखते हैं कि बी की सेकंड पोजीशन है, डी की 4 है, तो 2 + 2 4 हो रहा है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है, कि +2 बनना है। ये जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पास में ही नंबर लेटर्स थे, BCDDEF, तो ये हमने ऐसे ही बना लिया। क्लियर है रहनुमा आसिफ? यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ACDF is related to CGJN in the same way BEHI is related to what? Options given है DJNQ, DINQ, DINR, DKMR। तो ये 4 लेटर है, देखो इनको आपस में रिलेट करना है, या तो हम ऐसे लिख लें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसके आगे लिख लें CGJN। सेम लॉजिक यूज करके BEHI को बताना है क्या आएगा। तो क्या रूल लग रहा है बताओ जरा मुझे, पता करके क्या आएगा। सर 2 4 6 8 की सीरीज चल रही है ये। गुड। तो A और C, ABC, तो यहाँ में +2 आ रहा है। C के बाद CDEF चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी +4। डी, अब देखो डी और जे अगर दूर हो रहा है, ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम इनको अगर नंबर्स लिखोगे तो एकदम आ जाएगा। जैसे डी 4 पोजीशन पे, जे 10 पर है, तो ये 6 का हो रहा है। यानी एफ, अपना इजोटी का रूल लगा लो, ई इज 5, तो ये हो गया 6। एन, JKLMNO, ओ से पहले आ रहा है, ओ इज 15, तो उससे पहले आ रहा है एन, यानी 14। तो 6 और 14 में क्या है, 8 का रिलेशन है। तो नंबर लिख के भी कर सकते हो, वैसे काउंट करके भी कर सकते हो, या फिर एक ही बार पूरा ABCD एक अलग पेपर पे रख लो और उसे बार बार चेक करते रहो उसी से। तो रूल क्या आया, 2 4 6 8। तो हमें क्या करना है, आंसर के लिए सेम रूल को उठा के पुट कर देना है। तो BCD, तो डी तो देखो पहले में था ही,
कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। ई के बाद फोर्थ लेटर, ई के बाद FGHI, तो आई आ रहा है, तो यानी ये दो तो नहीं होंगे। अब एच के बाद देखो दोनों ऑप्शन में एन है, एच के बाद हम 6 मूव करें तो HIJKLMN, एंड लास्ट इज आई के बाद 10, तो आई के बाद JKLMNOPQ। ऑप्शन बी आ रहा है ना, क्यू। क्या आएगा, ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। आ रहा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे लेटर बेस पर, हमने एनालॉजी बना ली। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑड वन आउट, कि भाई हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑड वन है। तो ऑड वन भी इस तरीके के हो सकते हैं कि वर्ड आ जाए, यानी कि अगर तुम्हें दे रखा है फाइंड द ऑड वन, ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी इज मून, ऑप्शन सी इज जुपिटर, ऑप्शन डी इज सैटर्न। ऑड वन आउट, इसमें से डिफरेंट कौन सा है। मून। यस सर, मून। आसिफ यही होगा। यस सर। क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये डिफरेंट क्यों है। बिकॉज सर मरकरी जुपिटर सैटर्न हमारे प्लेनेट है, मून हमारा गुड, नेचुरल सैटेलाइट है। ये सब प्लैनेट्स है। मून प्लैनेट नहीं है, मून क्या है, सैटेलाइट है, वो भी कौन सा, नेचुरल। तो इस तरीके से ऑड वन बेस्ड हो सकते हैं किसी एक लॉजिक पर, आपको बताना है क्या हो सकता है आंसर, या फिर नंबर्स हो सकते हैं या फिर लेटर्स हो सकते हैं। जैसे ऑड वन बताओ, इसमें से ए है ZWTQSPNL, इसमें से ऑड वन कौन सा है। ZW। ZW, चलो सर DNL। NL, सर NL। NL, चलो भाई दो लोगों ने NL बताया, एक ने ZW। देख लेते हैं अब Z और W में क्या रिलेशन आ रही समझ में। WXYZ है ना, तो हम लिख सकते हैं कि Z से अगर हम 3 स्टेप बैक मूव करें तो W आ जाएगा। T के बाद, T और Q के बीच में RS के बाद T, यानी बैकवर्ड में -3। तो देखो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, तो ZW तो नहीं होगा हमारा, ZW नहीं होगा ऑड वन, क्योंकि ए और बी में सेम लॉजिक आ गया। तो अब आंसर जो हो सकता है या तो सी होगा या डी होगा। एस और पी में PQRS, तो ये भी सेम लॉजिक -3। तो इन तीनों में सेम लॉजिक आ रहा है, यानी आंसर क्या होगा हमारा NL। हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तीनों में सेम लॉजिक आ गया। तो ऑड वन कौन सा होगा, यही होगा। ऑड वन आउट मींस डिफरेंट वन। फिर भी हम चेक करना चाहें तो कर लेते हैं। LMN, यानी सिर्फ कितना मूव कर रहे हैं बैकवर्ड में, -2। तो डी इज अवर आंसर। इसमें जो ऑड होता है, अलग होता है, वो आंसर होता है। जो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो आंसर नहीं होते।
तो ये चीज नंबर्स के ऊपर भी हो सकती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑड वन है? 17, 27, 37 और 47। ऑड वन कौन सा है? 17, 27, 37, 47। ट्वेंटी सेवन। 27। क्या लॉजिक लगा? तो बाकी सब प्राइम नंबर है, 27 कंपोजिट नंबर है। वेरी गुड। ये अकेला कंपोजिट था, बाकी तीनों प्राइम थे। 17 इज ऑल्सो प्राइम, 37 इज ऑल्सो प्राइम, 47। सिर्फ 27 प्राइम है क्योंकि 27 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। बाकी सारे प्राइम है, या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से होंगे सिर्फ। तो ये प्राइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना है, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में जरूर यूज हो जाता है प्राइम नंबर्स वाला। चलो नेक्स्ट करते हैं। 441, 289, 361, 343। इनमें से कौन सा होगा ऑड वन आउट? तो 343। 343। 343 क्यों है 343? सर बाकी सब स्क्वायर रूट्स हैं, ये क्यूब है 7 का। स्क्वायर्स है, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर्स है। सॉरी, बाकी सब स्क्वायर्स हैं, वो क्यूब है। 21 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 17। ये किसका स्क्वायर है? 19। लेकिन ये क्या है? स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? क्यूब है, इसीलिए ये ऑड वन है। दिस इज अवर आंसर। स्क्वायर्स क्यूब्स याद करना बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसीलिए एक चीज़ मैंने शुरू में बता दी थी कि स्क्वायर याद कर लो 1 से 30, क्यूब याद कर लो 1 से 20, ताकि नंबर देखते ही फौरन दिमाग में आए कि ये तो स्क्वायर्स है, ये क्यूब्स है। बहुत हेल्प करेगा ये, कैलकुलेशन में भी करेगा, फास्ट होगी, और रीजनिंग और इस सब में भी कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट मिलता रहेगा, अच्छा ये तो स्क्वायर क्यूब आ रहा है कहीं ना कहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास का लास्ट। ऑड वन बताना है। CFD, GJH, KNM, JMK, इसमें कौन सा ऑड वन है? सी। सी। नजीर और आसिफ बताओ क्या रहा आंसर?
के यही आ रहा सी। तो देखते हैं, देखो सी एफ डी, सी एफ और डी क्या रिलेशन है? सी के बाद डी ई एफ यानी कि 3 ऐड, और डी एफ यानी फिर -2, डी ई एफ। तो पहले 3 स्टेप आगे, 3 स्टेप का मतलब है बीच में 2 लेटर स्किप, डी और ई को स्किप किया, एफ पे आ गए। फिर बैकवर्ड दो यानी बीच में 1 लेटर बैकवर्ड मूव करके। सेकंड पे आते जी जे एच, तो जी एच आई जे +3, जे एच आई जे -2। देखो ये दोनों एक जैसे आ गए, तो हमें रूल समझ में आ गया। रूल क्या है? +3 और -2। तो अगर के एन एम में यही रूल है तो आंसर हो जाएगा डी, और के एन एम डिफरेंट आ गया तो यही होगा। तो के एल एम एन +3, ये तो अभी +3 सही आ रहा है, लेकिन एम एन यहाँ पर -1 है, तो ये डिफरेंट हो गया। दिस इज ऑड वन आउट। तो हमें लास्ट ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम आ गए, तो हमें पता था ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा। तो जैसे सी में अलग आया तो यही हमारा आंसर है। दिस इज द ऑड वन आउट। ठीक है ये। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है जिसपे कि रीजनिंग के ये 3 कॉन्सेप्ट है, काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन और ऑड वन आउट। तो ये भी इमेज वाला हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। अभी हम इन सब पे फोकस कर रहे हैं, वर्ड, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक करेंगे कल।